हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो देखो, आज हम इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से आपकी जो राजस्थान बोर्ड है उसका जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको एक विस्तृत विवरण दिया था कि किस तरह से हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और किस तरह का सिलेबस राजस्थान जो सरकार है या फिर बोल दूँ राजस्थान जो बोर्ड है उसके अंदर वो शामिल किया गया है। अब उसी में अपने उनकी 6 की 6 यूनिटों के बारे में बताया था, साथ में आपको ये भी बताया था कि उन 6 यूनिटों के अंदर नंबरों को कैसे बांटा गया है। और हाँ, जो एग्ज़ाम अपना 80 मार्क्स का होने वाला है, 80 नंबर का होने वाला है, उसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, एक तरह से उस पूरे कॉन्सेप्चुअल 80 नंबर की तैयारी हम इधर करने वाले हैं। बाकी का देखो, उस बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें प्रॉपर वे में एनसीईआरटी की बुक का वहाँ उन्होंने एक तरह से लिमिटेशन लगाया हुआ था कि एनसीईआरटी की बुकों को हमको यूज़ करना है। उसी आधारित हम जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, अपना एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं बता दूं वो चैप्टर है अपना, ये देखिए, हमारी जो यूनिट थी पिछले सेशन में हमने बातें की थी, हमारी जो यूनिट है यूनिट नंबर 2। सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट कर रहे हैं और इसको स्टार्ट करने का रीज़न मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मोस्टली आव्यू वाला जो टॉपिक है वो एक तरह से हमारे माइंड को एडजस्ट करवाता है कि हमें 12th क्लास को डील किस तरह से करनी है। अब देखिए, हम आव्यू या मैट्राइसेस, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आव्यू या मैट्राइसेस के अंदर आपको टोटल 5 मार्क्स का ये रहने वाला है। ये पूरी यूनिट मैंने आपको बताया था कि ये 10 मार्क्स की थी, जिसके अंदर से इस चैप्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, भागीदारी है, वो सिर्फ 5 नंबरों की है। अब देखिए, इसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने उन पार्ट्स को यहाँ विजुलाइज किया है ताकि आप देख सकें कि मैंने जो सिलेबस एक्सप्लेन किया था उसके अंदर अपने सबसे पहले एक टॉपिक आता है भूमिका या इंट्रोडक्शन। हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि भूमिका या इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है। बाकायदा इसको सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है, तो आप इसको हल्के में ना लें, इस लाइन को भी अपन को छोड़ना नहीं है और इसको यहीं से पढ़ता हुआ स्टार्ट करेंगे अपन। तो सबसे पहले कोई भी जो टॉपिक होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, किसी भी टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा कंपलसरी है उसके टाइटल को जानना। उस टाइटल के बारे में कुछ बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो इसका इंट्रोडक्शन का लिया है, भूमिका का लिया है, ये हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक है। अब आप सोचिए ज़रा कि इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो ये आव्यू है, भूमिका के अंदर 2 टाइटलों पे अपन काम करेंगे। एक तो इसको खोजा किसने, डिस्कवर किसने किया। इसी आव्यू के अंदर दूसरा जो टाइटल है हमारा वो ये रहने वाला है कि आव्यू को खोजा तो ठीक है, पर इसका कोई नामांकन किसी विशेष ने दिया हो तो इसका नामांकन किसने किया। इन 2 टॉपिकों पे हम बातें करेंगे भूमिका के अंदर। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आपका भूमिका वाला था उसके बारे में आप समझ ही रहे होंगे कि भूमिका से मतलब क्या है, कि उसका हिस्टोरिकल मीन, यानी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसका क्या मीन है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसे खोजा किसने था, और उसको जो आज हम नाम देख रहे हैं आव्यू, मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, मैट्राइसेस जिसको हम बोलते हैं, वो नाम किसने दिया। ये दोनों बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैसियत से ये क्वेश्चन अपने काम के भी बनते हैं। आजकल क्वेश्चन ही कुछ इस तरह के चल रहे हैं कि आपको अगर एक छोटे टॉपिक के अंदर से आपको गुमराह करना है तो वो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हम इसको जाने। मैं बता दूं, उसके बाद जैसे ही अपन पढ़ लेते हैं तो तीसरी चीज अपने पास सबसे बड़ी ये आती है कि हम ये समझें कि आव्यू है उसकी इंपॉर्टेंसी क्यों हुई, किस काम की वजह से इसकी जरूरत फंसी, इसकी इंपॉर्टेंसी क्यों हुई, क्या इसकी उपयोगिता रही। एक चीज हम इसको ये देखेंगे कि इस टॉपिक की जरूरत क्या पड़ गई।
और सेकंड, चलो इसकी उपयोगिता थी, इसको खोज भी लिया, इसको बना भी दिया गया, तो इसको अध्ययन करने से क्या फायदा है, कौन से फील्ड में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो इसके बाद नंबर 4 पे जो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है, वो नंबर 4 पे जो हम समझना चाहेंगे, तो मैं बता दूं चौथी चीज हम समझेंगे इसके अंदर कि प्रेजेंट यूज भी इसके दो तरह के, पहले कैसे यूज थे और अभी प्रेजेंट यूज किस किस में इसका किया जाता है, किस किस जगह ये अपने को अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अगर हम चाहें तो हम इसको कह सकते हैं इम्पोर्टेंसी, यानी उपयोगिता के बाद अगर इसको बोले तो इसका मतलब है इसका कहां कहां कितना योगदान है। इन 4 चीजों पे अपन विस्तृत चर्चा यहां पे करने वाले हैं। इससे पहले मैं कुछ स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि एक लाइन है बड़ी प्यारी, ये भी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है कहीं पे, द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। यानी जब तक आदमी को स्वतंत्रता ना मिले, उसके एसेंस या उसके जो एक तरह से कहते हैं ना गूढ़ रहस्य, जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी आप उसका खुल के अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और बात भी सही है, कही गई है कैंटर महोदय के द्वारा, जिसको आपने 11th क्लास में सुना भी होगा, जॉर्ज कैंटर, सेट थ्योरी के बारे में जिनके स्टेटमेंट्स हैं या सेट थ्योरी के बारे में जो डेवलपर हैं वो जॉर्ज कैंटर ही हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अब देखो यहाँ से अब हम मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो खोजा है इसको, वो खोजने वाले व्यक्तित्व हैं आर्थर कैली। आर्थर कैली महाराज ने इसको खोजा है। सबसे पहले मैट्रिक्स को जो खोजा था, प्रेजेंट नेम जो मैट्रिक्स है उसको खोजा था, वो एक तरह से आपको आर्थर कैली ने अपने गणितीय उलझनों में खोते हुए इस चैप्टर का आविष्कार एक तरह से हमारे सामने किया। अब बात आती है नामांकन की, तो मैं नामांकन के बारे में बता दूं। ये नामांकन जो दिया, जिसको आप आज आभ्यू बोलते हो, मैट्रिसेस बोलते हो, तो आभ्यू का जो नाम दिया वो दिया जेम्स सिल्वेस्टर ने। जेम्स सिल्वेस्टर, या फिर इसको सिल्वेस्टर भी बोलते हैं। मोस्टली मैं बता दूं आपको, ये दो नाम इनके जरिए दिए गए। आर्थर कैली ने एक स्ट्रक्चर खोजा जिसको हमने क्या बोला, सडनली मैट्रिक्स बोल दिया, आव्यू बोल दिया। और इसके अलावा जेम्स सिल्वेस्टर ऐसे आए जिन्होंने लास्ट एक तरह से मॉडर्न युग के अंदर जब ये अपने मूल नाम में आया, तो आव्यू जो मेन नाम था वो भाई अपने को किसने दिया, जेम्स सिल्वेस्टर ने, या जिसको हम सिल्वेस्टर भी बोल सकते हैं। अब देखिए मोस्टली क्या होता है इसके अंदर, जब हम इसका ये समझ चुके हैं आर्थर कैली या जेम्स सिल्वेस्टर ने दिया है, तो हम इसकी सेकंड उपयोगिता के ऊपर बातें करते हैं। एक्चुअलिटी में मैट्रिक्स क्या था, मैथ्स के जो भी कॉन्सेप्ट है उसने हमारे जीवन को सरल ही किया है, सुगम किया है, और अन्य सब्जेक्टों में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। इसी के साथ मैं बता दूं, हम किसी भी चीज का या किसी भी कॉन्सेप्ट की स्टडी हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसमें सरलता है। तो मैं बता दूं, रैखिक समीकरणें चला करती थी। रैखिक समीकरण आप जानते होंगे, रैखिक समीकरण जो निकाय हुआ करते थे उनको हल करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं एक तरह से हल करने के लिए रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए तथा संक्षिप्त और सरल तरीके से इनका भी हल हम किस तरह से निकालें, विस्तृत नहीं, एक तो होना चाहिए शॉर्ट तरीके से बिल्कुल, और एक होना चाहिए सरल। इनका संक्षिप्त या सरल हल करने के लिए ये जो है हमारे आर्थर कैली महोदय, इन्होंने प्रयास किया कि समीकरण निकायों को संक्षिप्त या सरल हल किया जाए। तो हमारे सामने जो संकल्पना पैदा हुई वही कहलाई आभ्यू। जो संकल्पना पैदा हुई है, जो थ्योरी हमारे सामने आई, वही कहलाई हमारी क्या, आभ्यू। तो आप समझ गए इसकी उपयुक्तता कैसे हमें महसूस हुई कि जनरली हमारे पास क्या हुआ कि कुछ रैखिक समीकरणों के बड़े बड़े निकाय आने लगे और उनके हल भी बड़े होने लगे। उनको संक्षिप्त और सरल करने के लिए हमें मोस्टली इस जो आभ्यू टॉपिक है इसकी उपयोगिता महसूस हुई। आभ्यू जो
एक संकल्पना है उसकी उपयोगिता महसूस हुई, और आर्थर कैली ने इसको खोजा था। तब तो हम उसे संकल्पनाओं के नाम से जानते थे। जेम्स सिल्वेस्टर साहब आए और उन्होंने इसका नामांकन क्या कर दिया, आव्यू, जिसको प्रेजेंट नेम हम जानते हैं। तो अभी तक तो हमने इसकी हिस्ट्री देख ली और हमने इसकी उपयोगिता भी देख ली। अब बात आती है कि हम इसके यूज कहाँ कहाँ करते हैं, और प्रेजेंट यूज मतलब ये अभी भी बरकरार है, सिलेबस चल रहा है, हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इसका महत्वपूर्ण यूज किस किस जगह होता है। मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जिनके बारे में आप स्टडी करोगे, कुछ साइंस से रिलेटेड है, कुछ आपके ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, यानी कुछ सब्जेक्टों से रिलेटेड है जहाँ पे इसकी उपयोगिता महसूस होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, संकेतन संक्रियाओं में, व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है, देखो आपका वाणिज्य, एक आपका भाई पढ़ जाता है विज्ञान, और विज्ञान में तो आता ही है, देखो साहब विज्ञान में तो है ही, हम पढ़ ही रहे हैं। और इसके साथ साथ बजटिंग, जो बजट प्रस्तुत किए जाते हैं उसके अंदर भी इसका काफी अच्छा योगदान रहा है। फिर सेल्स प्रोजेक्शंस यानी विक्रय, हम कह सकते हैं विक्रय, जिसको हिंदी में बोला जाता है विक्रय बहिर्वेशन। देखो आप ये अपना इंपॉर्टेंस सिर्फ एक मैथ्स के अंदर ही लेके नहीं बैठा, ये और चैप्टरों और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी कितना अच्छा रोल निभा रहा है। तो देखो बजटिंग वाले जो टॉपिक्स बन रहे हैं, अपने विक्रय बहिर्वेशन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, सेल्स प्रोजेक्शंस हैं, उनमें लागत आकलन, कॉस्ट वाले एस्टिमेशंस, कॉस्ट एस्टिमेशंस इनको बोलते हैं हम। देखो ऐसे मैं यहाँ लगा सकता हूँ, लागत या फिर लागत के आकलन में कॉस्ट एस्टिमेशंस, कॉस्टिंग वाले क्वेश्चंस में, या फिर बोल दूं फील्ड्स में, किसी प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण, कोई आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स, इनका अगर अपन एक तरह से किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर रिजल्ट्स का अगर कंक्लूजन ढूंढें तो वहां भी इस चैप्टर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, भौतिक संक्रियाओं में, यानी आप बारी, अब हमारे मैट्रिक्स का योगदान सुनिए आप, फिजिक्स के अंदर भी, भौतिकी के अंदर क्या क्या इस जगह ये योगदान दे रहा है मैं बता दूं। आपके आवर्धन क्षमता से रिलेटेड मैग्निफिकेशंस, यानी कौन सा, आवर्धन क्षमता, इस तरह की चीजें आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ोगे, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशंस। और साथ में बता दूं घूर्णन वाले टॉपिक्स, यानी ये घूर्णन, रोटेशन, इनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। फिर सुन लो सबसे बड़ी बात जो अपन शुरू से पढ़ते आए हैं, किसी प्लेन पर रिफ्लेक्शन, यानी समतल पर कौन सा, परावर्तन, इन सब के अध्ययन में, समतल पर परावर्तन आदि में भी इसका गणितीय ढंग से यूज किया जाता है। मतलब रहेगा मैथ का ही कॉन्सेप्ट, बट इन सब्जेक्ट्स में इसका यूजेस है। तो मोस्टली मोटे मोटे चीजें आप इसके अंदर देख सकते हो। और देखो यहीं तक नहीं, आप एक गूढ़ लेखिकी, क्रिप्टोग्राफी, एक चीज और चलती है जो मैं बता दूं मेनली, क्या नाम है, क्रिप्टोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं गूढ़ लेखिकी। इसके अंदर भी हमारे मैट्रिक्स वाले मैथ के टॉपिक का यूजेस बढ़ता है। अब देखो इस गणितीय साधन का प्रयोग न केवल विज्ञान तक ही सीमित है, अपितु इसका प्रयोग आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, अर्थशास्त्र, आधुनिक मनोविज्ञान, औद्योगिक प्रबंधन, इन सब में किया जाता है। मैं भरोसा कभी करता ही नहीं हूं कि बोर्ड जो सिलेबस निर्धारित कर रहा है वहां कहां से ये क्वेश्चंस बनाएगा। ना मैं उन पगडंडियों पे चलना पसंद करता हूं जो पहले से निर्धारित कर ली गई है, बेटा कि 10-5 साल के पेपर पढ़ो और आपका काम बन जाए। मेरा मानना शुरू से ये है, हर बार हर नए कोर्स में एनसीईआरटी के अंदर नया खोजें कहां से सवाल बन सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी चप्पा नहीं छोड़ना है। और यही मोटिव है हमको इस क्लास को बनाने का, इस क्लास में साथ साथ मेहनत करने का। आप अगर मेरा एम समझ रहे हो तो हमारा एम यही है कि मोस्टली हम इसके किसी भी चप्पे को इग्नोर नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसके अंदर सारी चीज़ों को एक साथ एक्सप्लेन करने की। तो आप इसलिए ये मत सोचना सर ये क्या वर्थलेस बता रहे हो, इसके अंदर मतलब हमारे कुछ यूजेज नहीं है, कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। बखूबी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको ऐसी जगह ही निशाना लगाया जाएगा, आपके ऊपर इसी जगह निशाना लगाया जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर का यही होगा कि बच्चे ने छोड़ा क्या होगा। सब जानते हैं कि आजकल प्रैक्टिस ज़्यादा ही करते हैं, और प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो सबको पता होता है कि एक एक चप्पा बच्चों ने क्लियर कर लिया होगा। तो आपके लिए यहाँ पे खास तौर से जो सच में ही अच्छे मन से और पूरी मेहनत के साथ टॉपिक कवर करते हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। मैं हल्का हल्का आपको इस पेज को एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए मोस्टली आव्यू खोजा और थर्केली ने,
नाम दिया जेम्स सिल्वेस्टर। तो मॉडर्न जो नाम आप पढ़ रहे हो वो किसने दिया है? अपने जेम्स सिल्वेस्टर या सिल्वेस्टर आदमी ने, इस मैथमेटिशियन ने ये नाम दिया है। आपको ये मोस्टली याद रख लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंस ही हुई थी कि रैखिक समीकरण थी ना, वो बड़े बड़े हल देती थी, शॉर्ट उनका कोई समाधान नहीं था। शॉर्ट और सरल बनाने के लिए इस संकल्पना का जन्म हुआ। अब ये नंबर यूज, इसके यूज क्या है, यानी इसका योगदान किस किस क्षेत्रों में रहा है, तो मैं बता दूं। संकेतन प्रक्रियाओं में देखो, कंप्यूटर के अंदर तो इसका होना ही है। कंप्यूटर रिलेटेड जो अपने चीज़ें होती हैं व्यक्तिगत हो, चाहे कंप्यूटर आपका कैसा भी हो, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो मोस्टली ये सारे इसके यूजेज ही हैं जो मैंने आपको लिखे हैं। स्प्रेडशीट में हो गया। अच्छा, सब्जेक्टों के हिसाब से देखें तो फिजिक्स के अंदर तो आपके आवर्धन क्षमता, घूर्णन और समतल पर परावर्तन, इस टाइप के टॉपिक्स में इसका यूज होता है। एक क्रिप्टोग्राफी में इसका यूज होता है। एक आपको बता दूं साइकोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं मनोविज्ञान, इसको इस क्षेत्र पे भी इस टॉपिक का गहरा प्रभाव है। गणित का ये टॉपिक इसके अंदर भी जान डाल देता है, इसमें भी यूज होता है। एक आपका आनुवांशिकी, जो बायो वाले बचते हैं, सोचते हैं कि हमें तो मैथ से क्या काम है, उनको मैं बता दूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनके। मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिकी दोनों टॉपिकों में इसका यूज है। आधुनिक मनोविज्ञान, जो अभी करेंटली मनोविज्ञान चल रहा है, मॉडर्न जो साइकोलॉजी है उसके अंदर इसका यूज किया जा रहा है। और औद्योगिक प्रबंधन, कोई भी उद्योग धंधों से रिलेटेड अगर आप, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी औद्योगिक धंधों से रिलेटेड आप अगर मैनेजमेंट सीट पे हो तो आपके लिए ये टॉपिक खासा अहम योगदान देने वाला है। यानी एक तरह से अगर इस चीज़ को पढ़ता हूँ तो मैं मानता हूँ कि मैथ के अंदर आने वाला एक टॉपिक इतने फील्ड्स में धमाका कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि मैथ्स वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। अपने आप को आप इतना कमज़ोर ना समझें। आप एक दमदार, धांसू और एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ लीड कर रहे हो, तो आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। बाकी के देखो, वाणिज्य को नहीं छोड़ा हमने, विज्ञान को नहीं छोड़ा, बजटिंग में भी हमारा योगदान, विक्रय बहिर्वेशन में भी हमारा खास योगदान रहा है, लागत के आकलन, कॉस्ट एस्टिमाइजेशन में हमारा योगदान रहा है, और साथ में कोई भी एक्सपेरिमेंट हो जिसके अंदर रिजल्ट्स, वहाँ भी हमारे इस टॉपिक का योगदान रहा है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये इसकी भूमिका वाले फैक्टर्स के अंदर से सवाल बन सकते हैं। आप अवेयर रहें, पढ़ें इनको ध्यान से। हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स में ये लाभकारी सिद्ध ना हो, पर किसी बड़े एग्जाम्स के अंदर आपके लिए बहुत अच्छा फायदा देने वाले हो। तो देखिए, इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक पूरा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर आव्यूह के बारे में तो कुछ होना चाहिए, आव्यूह क्या है ये तो समझें, आव्यूह की डेफिनेशन क्या है। तो इसलिए देखो, आप अपन इस शॉर्ट्स के माध्यम से इसको समझते हैं। एनसीईआरटी ने अपनी एक लाइन में एक्सप्लेनेशन दी है। आप पहले इसकी एनसीईआरटी की लाइनों को देखिए, उसके बाद इसको सरल भाषाओं में अपन इसका निर्माण करेंगे और अपनी लैंग्वेज में इसको समझेंगे। देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। कैसा है? पहली बात तो, अरे इसमें हम तो एक बात ये समझे, आयताकार, एक वर्ड आ गया हमारे क्रम विन्यास, समझो आप। अब ये मैथ्स है तो इसमें क्या आते हैं, या तो संख्या आती है या फलन आते हैं। अब बच्चे की खोपड़ी में संख्याएं आ जानी चाहिए सारी। कितनी तरह की संख्याएं पढ़ते आ रहे हो आप, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, हर एक पहला चैप्टर संख्याओं पे आधारित रहता है। आप सोचो 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है। मोटे मोटे बता दूं मैं आपको, 8वीं बोर्ड के अंदर आपने देखा होगा इंटीजर वाला था, 9 में आ गया रेशनल वाला सीन, यानी परिमेय संख्या। उससे पहले 8वीं में था पूर्णांक, और 10वीं क्लास आते आते आपको पढ़ना पड़ गया वास्तविक संख्याएं, और 11वीं क्लास में आपने सेट थ्योरी के अंदर सारे नंबर्स को जाना होगा अच्छे से। वास्तविक संख्याओं के आगे आपने पढ़े होंगे काल्पनिक संख्याएं, और वास्तविक और काल्पनिक मिलकर के बनाती है सम्मिश्र संख्याएं। तो मोटी मोटी संख्याएं चल रहा है, इस बात का मतलब आप समझ रहे हो, ऑल ओवर द संख्याएं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको सम्मिश्र संख्याओं तक लीड इसको करना होगा। फलन आप जानते हो, कई तरह के फलन होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, ई की पावर वाले होते हैं, लॉग होते हैं, साइन कॉस के होते हैं, है ना, और भी हो सकते हैं, रूट वाले हो, रेशनल हो, सब इस तरह के फलन अपने पास बनते हैं। को अब देखो यहाँ पे कुछ और भी बातें बोली गई हैं कि यार आप ऐसे बनाओगे, और देखो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा इसके अंदर, मैं मेरी भाषा में बताता हूँ इसको क्या कहना चाह रहा है ये। आप मोटी मोटी मेरी कुछ चीज़ों को समझना। देखिए ये वर्ड है आव्यूह, क्या वर्ड है? आव्यूह। इसमें से इस व्यू वर्ड को देखना आपने सुना होगा, इस शब्द पे गौर फरमाइए।
जब भी मैं व्यू को देखता हूं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक चीज की याद आती हो, चक्रव्यूह की। यहां व्यू के आगे चक्र लग रहा है, यहां व्यू के आगे आ लग रहा है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि किसी बुक से या लीक से हटके काम करना, मैं सिर्फ आपको उस थ्योरी से कनेक्ट करना चाह रहा हूं जिसको आप जीवन भर ना भूल सको। आपको किसी टॉपिक के बारे में बोलने के लिए आपके पास हजारों वर्ड्स हों, शब्द हों, आप उसकी गहराई तक समझ सको। फिर मैं सिर्फ उन चीज़ों का आपस में एक कनेक्शन करना चाहता हूं ताकि आपके माइंड की एबिलिटी या माइंड की जो एक्सपेंशन पावर है वो ज़्यादा बढ़ सके, या आपका दिमाग बढ़ सके एक तरह से। तो देखो, मैंने देखा आव्यू, और मैं यही समझ रहा हूँ कि आव्यू में एक वर्ड है व्यू, और व्यू से मुझे चक्रव्यूह की याद आ गई। और इधर चक्र को देख करके मैं समझ गया कि यहाँ पे चक्र कुछ कुछ ऐसा बन रहा है। इस चक्रव्यूह को देख के मुझे एक कैरेक्टर की याद आ जाती है, अभिमन्यु। अभिमन्यु एक कैरेक्टर हमें याद आ जाता है इसके अंदर। ये अभिमन्यु नाम के कैरेक्टर इसके अंदर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए गए थे और ये फंसे थे। फंसने का रीजन समझो आप सीधा सा, इस चक्रव्यूह के अंदर यहाँ पे खड़ी रहती थी सेनाएं, और वो जमाना था युद्ध का, और नाम चक्र है तो चक्र का निर्माण करते हुए सेनाओं को खड़ा किया गया था। इस बात से हमें एक चीज क्लियर मिल जाती है कि व्यू वर्ड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पैटर्न पर रखना। वो युद्ध की बातें थी तो वहां रहते थे सेनाएं, इंसान लोग, उनसे बनाया जाता था। अब ये पढ़ाई का मैटर है और ये गणित का मैटर है, और गणित के अंदर इस व्यू के अंदर सेनाएं नहीं, यहाँ पे सेनाएं कौन है, या तो है सेनाएं कौन, देखो ये है संख्याएं। हमारे सेनाएं नहीं क्या चलती हैं भाई, संख्याएं चलती हैं। चलती नहीं चलती, संख्याएं चलती हैं। तो आप आव्यू का सीधा सा भाव समझ सकते हो, आना है व्यू के अंदर और किनको आना है, संख्याओं को। अब भाई इधर सर्किल था, चक्र था, और यहां हमारे पास जो पैटर्न है वो देखो खुद डेफिनेशन बोल रही है क्या है, आयताकार। तो मतलब आयताकार आयत रहता है, देखो मैं इसको भी समझा दूं आपको, आप याद करो अपना आयत कैसा रहता है भाई। अब हम आयत को लेते हैं, देखो हमारा आयत रहता है ऐसा, होता नहीं होता। अब इस आयताकार व्यू में भी अगर मैं एक तरह से ये कह दूं, देखो आपको मैं ऐसे बता देता हूं, मैं यहां आयत बना रहा हूं, और मैं आयत भी देखो आप पूरा नहीं बनाऊंगा, कलर ही चेंज करता हूं यार, मजा नहीं आ रहा इसमें। ये देखिए आप जरा, पता है मैं आयत पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं तो व्यू का निर्माण कर रहा हूं तुम्हारे लिए, आप देख सको। मैंने कहा ना वो भाई अपना चक्र वाला व्यू था, और ये अपना आ व्यू है। आ मतलब आयताकार याद रख लेना, तो आयत की स्ट्रक्चर वाला एक व्यू बना दिया गया इस तरह से। अब सुन लो यहां पे क्या करना है, उधर सेनाएं होती थी, यहाँ पे संख्याएं हैं, तो मैं आपके सामने कुछ संख्याएं इधर लिख देता हूं, देखो जरा। आपको एक बात बता दूं, मैंने संख्याओं को भी एक पैटर्न पे लिखा है। मैंने कहा ना सेनाओं को बड़े हिसाब से जमाया जाता था चक्र के अंदर, उसी तरह से इस आयत वाले व्यू के अंदर भी संख्याओं को हम एक स्पेशल पैटर्न पे जमाएंगे, और उसी पैटर्न को बोलते हैं क्रम विन्यास। तो हम समझेंगे एक वर्ड का मीन जिसका नाम है क्रम विन्यास। एक एक वर्ड को समझें आप, क्या मतलब है क्रम और विन्यास। इस वर्ड का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। इस क्रम विन्यास का मतलब है कि संख्याओं को एक ऐसे पैटर्न पे जमाया जाता है जहां पे अगर आप उसे क्षैतिज अक्ष से देखोगे,
तो वो आपको एक रो या लाइन में नजर आएंगी। और ऊर्ध्वाधर अक्ष से देखोगे तो वो आपको एक कॉलम टाइप यानी स्तंभ टाइप लाइनों में नजर आएंगी। देखो मैं बता देता हूं आपको आयताकार में किस तरह से है। आप इसको देख पा रहे हो जरा, जिस पे मैं ब्लू लाइंस कर रहा हूं, देखो ये एक्स की तरह है और इसीलिए मैंने बोल दिया ये पहली लाइन बन रही है। देखो बिल्कुल क्षैतिज स्तर पे देख रहा हूं तो मुझे पंक्ति नजर आ रही है इस तरह से, और पहली ऐसी नजर आई। फिर मैंने दूसरी वाली को और देखा, ये नंबर भी अगर एक्स वाले हॉरिजॉन्टल के हिसाब से देखता हूं तो मुझे ये नजर आते हैं इस तरह से। ये 4 5 6 जो मैंने नंबर लिए हैं, संख्याएं ली हैं, ये किस तरह से नजर आ रही हैं आपको? क्षैतिज में ही नजर आ रही हैं। देख लो आप, क्षैतिज अक्ष से देखूं तो पंक्ति कहलाएगी। और इन्हीं को मैं देखो दूसरे पैटर्न से और कर देता हूं शो। देखिए जरा अब आप, मैं यहां पे इसको ऊर्ध्वाधर बोल रहा हूं। ऊर्ध्वाधर मतलब एक तरह से आप ऐसे याद रख लेना, क्षैतिज मतलब x के अनुसार, ऊर्ध्वाधर मतलब y के अनुसार। x अक्ष जैसा, y अक्ष जैसा। ऊर्ध्वाधर को अपनी सिंपल भाषा में बोलते हैं ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा हुआ। अब मैं इस नजरिए से देखता हूं तो देखिए आप जरा, मुझे ये ब्लॉक्स मैं आपको बता देता हूं बना करके इसके अंदर। ये देखिए आप जरा, इन ब्लॉक्स पे आप थोड़ा सा गौर फरमाना, आप बखूबी समझ पाओगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। देखो जरा, ये बॉक्स देखना आप जरा एक बार, देखो ये खंबे से जो बन गए ये हमारे क्या कहलाएंगे? कॉलम। देखो कितने कॉलम है इसमें, देख लो जरा, C1 C2 C3। मैं बता दूं जो पंक्ति है उसमें स्पेलिंग है रो तो मैं आर से व्यक्त करता हूं, और कॉलम स्पेलिंग है सी तो मैं से सी से व्यक्त करता हूं। आपके इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैंने मेरा चक्रव्यूह, सॉरी आव्यूह बना लिया है। चक्रव्यूह में क्या था? एक सर्किल था, सेनाएं थी, और मेरे आव्यूह में आ फोर आयत, और यहाँ पे इसमें क्या है? संख्याएं हैं। फिर बात उन्होंने सेनाओं को एक पैटर्न पे जमाया था, और हमने भी हमारे इन संख्याओं को एक क्रम विन्यास के रूप में जमाया है, जिसमें आपको बता देता हूं मैं। क्रम विन्यास का मतलब है एक अक्ष बनाया, क्षैतिज अक्ष में लाइनें बनाई जिनको हमने बोल दिया पंक्तियां, और ऊर्ध्वाधर अक्ष में जो लाइनें बनाई उनको हमने बोल दिया कॉलम। आई थिंक मेरे हिसाब से ये चीज़ सफिशिएंट है, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको ज़्यादा स्पष्टीकरण करना है तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसी तरह से ये मैंने जो वाइट लाइनों से इसका कॉलम बनाए हैं, उसी तरह से मैं आपके सामने एक अलग कलर से देखो ये इस तरह से बना देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ये इस तरह से, ये देखिए ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, ये देखो आप एक्स एक्सिस की तरह इस तरह से दिख रहे हैं क्षैतिज, तो इसको मैंने पंक्तियां बोला है। और जो नंबर आपको इस तरह से दिख रहे हैं, देख लो आप एक तरह से कैसे दिख रहे हैं, वाइट पट्टी के अंदर दिख रहे हैं, वो हो जाते हैं आपके क्या? आपके ऊर्ध्वाधर यानी कॉलम। मैं आपको और अच्छे से स्पष्टीकरण कर देता हूं, ध्यान से देखना कि कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। यानी R1 पंक्ति के अंदर वाले अवयव कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और -1 है। ऐसे ही R2 पंक्ति के जो अवयव हैं या संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? 4 है, 5 है, 6 है। अब मैं और स्पष्ट कर दूं कि इसके कॉलम के हिसाब से क्या संख्याएं हैं, तो देखो C1 के अंदर जो आपके संख्याएं हैं वो किस तरह से हैं? 2 है, 4 है। फिर अपने कॉलम नंबर 3 के अंदर देखिए आप संख्याएं हैं वो कैसी हैं? 3 है और 5 है। मैंने देखो उनकी डिजाइन भी ऐसे ही बनाई है, आप इस बात को समझ पाओ। आप अगर इस बात को समझ पाओ तो मैंने इनकी डिजाइन भी ऐसी ही बनाई है। और अपन बातें करें अब हमारी बारी C3 की, तो हमारे C3 के अंदर भी 2 एलिमेंट्स बन जाते हैं, 1 है और 6 है।
और इसको भी मैं इसी तरह से बना रहा हूं। आई थिंक आप बेटर समझ गए होंगे कि हमारी संख्याओं का क्रम विन्यास हमने किस तरह से रखा है। क्लियर है मैटर? समझ गए? आना है, व्यू बनाना है, आप और आयताकार व्यू बनाना है। किन के लिए बनाना है? संख्याओं के लिए, या हो सकते हैं फलन। मैंने आपसे क्या कहा था कि संख्याएं, तो संख्याओं में सबसे ज्यादा संख्याओं में आप शामिल कर लीजिए, वो वास्तविक हो सकती है या फिर वो कैसी हो सकती हैं? सम्मिश्र हो सकती हैं। वो कैसी हो सकती हैं? सम्मिश्र, वास्तविक, और मैं कह दूं कि ये आपके पास आयोटा टाइप की काल्पनिक भी बन सकती हैं। आपको क्वेश्चन किसी भी पैटर्न पे दिया जा सकता है। कुल मिलाकर के ऑल द पॉइंट कि संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं की कैटेगरी की हो सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया। अब देखिए हमारे यहाँ पे कुछ और बातें भी की गई हैं इसके अंदर, मैं आपको बता दूं। अगर आपने इस तरह से व्यक्त कर लिया है तो यहाँ पे बता दें, ये जो आपके पास इस लाइन को देखना कि भाई ये संख्या भी हो सकते हैं फलन भी। तो देखो एग्जाम्पल्स इसने ऐसे ही लिखे गए हैं, जरा देखिए इधर क्या है, ये संख्याएं रूट वाली संख्या आ गई। इधर देखो, ये देखो आयोटा लग रहा है इसके अंदर, लग रहा है नहीं लग रहा? ये देखो आपके इस तरह की संख्या आ गई। अब देखो यहाँ पे पॉइंटों वाली भी संख्याएं जाती हैं, ये देखो भिन्नों वाली भी संख्याएं हैं, और हर तरह की संख्याओं का कलेक्शन है देखो यहाँ पे। और साथ में देखो यहाँ पे एलजेब्रिक फलन भी कई तरह के होते हैं ना भाई, बहुपदीय भी होते हैं, त्रिकोणमिति भी होते हैं, लघु गुणकीय भी होते हैं। तो देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो। संख्याओं में किस तरह की संख्याएं लिख दूं मैं? मोस्टली वास्तविक हो सकती है, आपकी काल्पनिक आयोटा टाइप की संख्याएं हो सकती है, आपकी सम्मिश्र संख्याएं। देखो सम्मिश्र के अंदर हम बोलते हैं इसे कॉम्प्लेक्स। सम्मिश्र के अंदर तो सारी वैरायटियां मौजूद होती हैं, सम्मिश्र तो सबसे बड़ी संख्या हो गई इसमें। अब देखिए सम्मिश्र के अलावा हम यहाँ फलनों की बात कर लें। फलन में आपके त्रिकोणमितीय हो सकते हैं, देखो साइन एक्स कोस एक्स वाले, आपके एलजेब्रा वाले हो सकते हैं, यानी बहुपद टाइप के हो सकते हैं, एक्स वाले हो सकते हैं, आपके लोग वाले हो सकते हैं, आपके ई की पावर एक्स टाइप के, ऐसे के कोई भी फंक्शन इसके अंदर आ सकते हैं जो भी आपने देखे हैं। और वही एनसीईआरटी ने काम किया है, आप देख लो। यहाँ एलजेब्रा दे दिया, देखो यहाँ त्रिकोणमिति दे दी, यहाँ त्रिकोणमिति में आपके नंबर्स फंसा दिए, ये त्रिकोणमिति दे दी। तो इस तरह से आपको इस तरह बनाया जाता है। उपयुक्त उदाहरणों में क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की क्या कहलाती हैं? पंक्तियां, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। और देख लीजिए क्षैतिज रेखाओं के अलावा क्षैतिज अक्ष की भांति, मैंने इसको अक्ष इसलिए लिखा है कि आप समझ सको, एक्स अक्ष हम यही पढ़ के आए ना मोस्टली, तो हमने प्रीवियस क्लासों में इस पर ज्यादा काम किया है ना ज्यादातर टाइम। तो हम देखो क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं आव्यूह की पंक्तियां कहलाती हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में जो आव्यूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉलम। तो मैंने क्षैतिज भी बनाया है, आप समझ रहे होंगे, इनको पंक्तियां बोला है, ऊर्ध्वाधर जो बनाए हैं उनको मैंने कॉलम बोले हैं। देखो अब इसके अंदर हम इस तरह से एक चीज और पकड़ने का काम करेंगे। मोस्टली मैं बता दूं एक चीज क्या पकड़ने का काम करते हैं। देखो मैंने ये सारे लिख दिए, इनमें आपने एक चीज नोटिस की हो कि सर ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ लिखे तो सही इसके बारे में, संकेत, इसे व्यक्त कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूं मोस्टली हमारे पास किसी भी आव्यूह को जब आप लिखोगे तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से उसे शो करोगे। यानी देखो इस आव्यूह का नाम दे रहा हूं मैं ए टाइप की आव्यूह, तो स्मॉल ना लिख करके कैसा लिखोगे? हमेशा कैपिटल में लिखोगे। एक इंपॉर्टेंट बात ये कहती है, अरे यार इतना कुछ बना रहे हो, आव्यूह इसका नाम है, और इसको अगर आप शो करोगे तो बड़े को तो बड़े के नाम से ही, जैसा इसका नाम है उसी हिसाब से इसका काम होना चाहिए, तो इसको भी आपको कैपिटल लेटर से शो करना पड़ेगा। किसी भी आव्यूह को लिखते हो तो कैपिटल लेटर में लिखो, आयताकार बॉक्स बनाओ, क्षैतिज रूप में और ऊर्ध्वाधर रूप में संख्याओं को लिखो, और क्षैतिज वालों को कहते हैं रॉ, और फिर कहते हैं ऊर्ध्वाधर वालों को कॉलम। तो मोस्टली समझो आप इसके अंदर फिर हमें यह देखना पड़ता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रो और कॉलम बनती है, और उसको इस आव्यूह के इस पोर्शन पे मैं बता दूं, जैसे कि आव्यूह है तो आपका राइट हैंड पड़ता है, राइट हैंड के बिल्कुल नीचे इस पोर्शन पे हम इसका क्या लिखते हैं कि भाई इसमें इतने रो हैं, इतने कॉलम है। जैसे कि देखो आप मेरे में कितने हैं? 1 2। सबसे पहले आपको लिखना है क्या? 30। फिर ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा करके क्या लिखना है? स्तंभ संख्या। तो बताओ कैसे लिखोगे? कितनी पंक्तियां हैं इसमें? पहली और दूसरी, तो 2 पंक्ति। और फिर कितने कॉलम है इसमें? जरा गिन लो, 1 2 3 नंबर ही डले हुए हैं, तो 3
कॉलम। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ये क्या चीज है ना, इसके बारे में अगली स्लाइड पे अपन चर्चा करते हैं ये क्या चीज है। बाकी क्या देखो, इसने भी अपन से कुछ एग्जांपल्स में यही कहा है कि यार भाई बड़े से शो कर देंगे। देखो ए वाले में गिनो आप, ऐसे मैं ब्लॉक्स बना देता हूं इसमें और आप मुझे गिन गिन के बताओ रे इसके अंदर क्या है। देखो ऐसे क्षैतिज बनाऊं तो बोलो R1 R2 R3, तो बोलो ए वाले में कितनी पंक्तियां हैं 3, और ऐसे ऊर्ध्वाधर बनाऊं तो कितने आ रहे हैं 2, तो स्तंभ कितने हैं 2। ऐसे पूछ लेते हैं जनरली छोटा क्वेश्चन, उम्मीद तो मत करो कि ऐसा पूछेंगे 12th में, पर फिर भी कभी कभार हो जाता है। ऐसे इसमें देखो क्षैतिज लाइनें, एक पंक्ति ए रही, दूसरी ए रही, तीसरी ए रही, तो बी में भी कितनी पंक्तियां हैं 3, है ना। अपन इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, पहले पंक्ति को लिखा करो फिर स्तंभ को बताया करो। देखो इसमें भी यही हो रहा है काम। अब इधर देखो 3 पंक्तियां, अगर ऐसे एरोज बनाए तो कितने बन रहे हैं देखो जरा, खड़े वाले खंबे भी कितने हैं 2, तो देखो यहाँ पे 1 2 3, तो देखो यहाँ पे स्तंभ भी कितने हो गए अपने 3। यानी मैं कह सकता हूं देखो इसको इस तरह से, पंक्ति 3 इसमें स्तंभ 2, पंक्ति भी 3 स्तंभ भी 3। अब इस भाई की भी आई बारी, ये देखो पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, और ऐसे खड़ा करें तो 1 2 3, देखो ये कितने स्तंभ हो गए 3। तो इसमें लिखा गया है सी वाले में 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, तो इसको भी लिख देता हूं 2 क्रॉस 3। पहले मैं लिखूंगा पंक्ति फिर लिखूंगा स्तंभ। अब सवाल ये उठता है क्यों स्तंभ पहले लिख दो, क्यों? इसीलिए तो मैंने ये अक्षर दिए हैं, जरा ध्यान दो। पहले x आएगा कि y? अरे अल्फाबेट में x आएगा पहले या y? x फिर y, पंक्ति पहले फिर स्तंभ, ठीक है ना। तो अब मेरे को लगता है आप मेरी यहाँ तक की स्टोरी समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अभी एक लाइन और बच गई है स्लाइड के अंदर, कौन सी बची है उसको देखो जरा। देखो वर्णमाला में शो कर लिया, बताओ ये संख्या या फलने इसके अंदर लिखी गई होती है, चाहे वो कैसे भी क्रम में लिखी गई हो, लिखी गई होती हैं, उनको कहते हैं आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां। दोनों ही नाम याद रखना, सुन लीजिए जरा। ये जो लिखे हैं मैंने 2 4 3 5 1 6, ये सारे क्या कहलाते हैं आव्यूह के। कौन है ये? अवयव। अरे इन्हीं की वजह से तो बने हम। आव्यूह क्या कह रहा है? इन्हीं की वजह से तो बने हैं। अवयव मतलब एलिमेंट, और इसको ही एक शुद्ध हिंदी में नाम दिया गया है एलिमेंट कहूं, अवयव कहूं या कहूं प्रविष्टियां, तो हिंदी का नाम ज्यादा परेशान करेगा आपको। एंट्रीज बोल देते हैं इसको ना, एंट्रीज याद रखना, इंग्लिश में भी याद रखना और हिंदी में भी याद रखना। शुद्ध हिंदी में ज़्यादा परेशान करेगा, एलिमेंट अवयव कोई भी पकड़ लेगा। तो बताओ मेरे वाले इस वाले आव्यूह के एलिमेंट या अवयव कौन कौन हुए? 2 है, 3 है, -1 है, 4 5 6 हैं, ये सारे अवयव। और इधर जो भी लिखे गए हैं ये सारे इसके क्या हैं? अवयव ही है। ये भी अवयव है, सारे अवयव है। आई थिंक मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए होंगे आव्यूह को खोजा किसने था। देखो अपन पिछली स्लाइड, खोजा और तरखेली, नाम दिया जेम्स सिल्वेस्टर। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना इनकी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जनरली मैं बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ चीज़ें क्या रहती हैं आपके पास। हाँ सिल्वेस्टर आप इसको बोल सकते हो, ये इसका नाम हो गया। ऑर्थर कैली, मोस्टली जो ऑर्थर कैली भाई साहब थे, इन्होंने बीजगणित के ऊपर ज़्यादा काम किया था इसके अंदर, ये भी याद रख लेना आप। बीजगणित के ऊपर ज़्यादातर इसने काम किया है, पर बाकी का ये ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप इसमें इतना याद रख लो, सफिशिएंट मैटर है। क्या यूजेस थे हमने ये पढ़ लिया था, साथ में हमने सेकंड स्लाइड में ये पढ़ लिया। अब ये किस लिए लगाई है? एनसीईआरटी का सम्मान। एनसीईआरटी का सम्मान समझना क्या कह रहा है। एक केस बना दिया, राधा द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर राधा। 2 मित्र हैं, फौजिया भाई साहब F, सिमरन मतलब S, देख लीजिए। अब इन्होंने क्या करा कि बच्चे हैं, पुस्तक चाहिए, कलम चाहिए, यही चलता है इनके अंदर। राधा कह रही है कि भाई मेरे पास पुस्तक है 15 और कलम है 6। फौजिया बोले मैं तो 10 ही है और कलम 2 ही है। और सिमरन कहे कि मेरे पास 13 पुस्तक
और 5 कलम है। इसी स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट को मुझे मैट्रिक्स में बदलना है, तो कैसे बदलूंगा? व्यू का निर्माण करना पड़ेगा। तो देखिए व्यू का निर्माण किस तरह से किया है। हमारे पास 2 तरह के एलिमेंट थे, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, एक है पुस्तिका और एक है कलम। 3 लोग थे जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। आपको फीलिंग आ रही होंगी कि पहली राधा को बना दो रो 1, इसको 2 और इसको 3, मैंने एक्सिस वाले निशान लगा दिए हैं, देख लो। अब इनके पास स्लाइड में जो जो आइटम है, तो 2 कॉलम बन जाते हैं, जिसमें अपन इसको बोल देते हैं C1 है, इस वाले को बोल देते हैं C2 है। ये वाला C1 हो गया और ये वाला C2 हो गया, समझ गए आप। फिर हमने हमारा एक बॉक्स लगा दिया आयताकार, देख लीजिए। और फिर हमने ये नाम नहीं लिखने हैं किसी के भी, ओनली नंबर्स लिखने हैं। तो हमने लिख दिया 15, 10, 13, ये बन गया पहला स्तंभ, और 6, 2, 5 ये बन गया दूसरा स्तंभ। किसी भी लैंग्वेज वाली चीज़ को आपको मैट्रिक्स के अंदर फोल्ड करना आना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने इस तरह से बता दिया, ये हो गई पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, मिस्टर। देखो यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं, तो पहले आए अपने राधा, दूसरी आई फौजिया और तीसरी आई सिमरन। तो ये भाई अपन इनको शो नहीं करते, पर ये रो है हमारी। अगर इस तरह से देखते हो तो राधा के पास 15 और 6 पुस्तक और कलम हुई, फौजिया के पास 10 और 2 पुस्तक और कलम हुई, और सिमरन के पास 13 और 5 पुस्तक और कलम हुई। मेरा मोटिव एनसीईआरटी के पेज इसलिए यहाँ पे स्लाइड पे लगाए गए हैं ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप कर सको, देख सको जो पढ़ाया जा रहा है वो बुक और सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और साथ में शॉर्ट नोट्स जो हम साइड में समझते हैं, बनाते हैं, वो इसलिए कि आप इसके कंक्लूजन्स को समझ सको। अब देखो यहाँ पे हमने सारी चर्चाएं कर ली हैं, आव्यू को हमने समझ लिया, एक बेसिक डेफिनेशन इसकी देखी है। अभी हमने एल्जेब्रिक तो फॉर्म इसकी देखी नहीं है, वो भी बताऊंगा, पर पहले आसान चीज़ें समझ में आए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब चलते हैं भाई लोगों अपन अपनी तीसरी स्लाइड पे, और ये है खाली, ये हमारे रिवीजन करने की स्लाइड है। देखिए मैं बता देता हूं आपको कि आपने मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या देख लिया। हमारा टॉपिक है आव्यू। बीजगणित के बारे में जो खोजा था वो देखा था आर्थर कैली ने, आर्थर कैली। नाम जो दिया वो था जेम्स सिल्वेस्टर, ये नाम देने वाला था। सेकंड ओपिनियन देखो, इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर हमने इसका सिंपल वे में यूज पढ़े थे, तो मैंने आपको यूजेज और ये बताए थे, ये इतने ज़्यादा अपने खासा क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी का हम इसके अंदर चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आव्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आव्यू को जो रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, ये मोस्ट बात थी उसके अंदर। एक तो बात ये काम की थी, आपको ध्यान रखनी थी। चलो आव्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं, तो फिर इसकी स्ट्रक्चर, इसको संकेतिक रूप में कैसे लिखा जाता है सुन लीजिए। संकेत आव्यू का एक आयताकार बॉक्स होता है, किसी कारणवश आपको इस तरह की स्ट्रक्चर भी मिल सकती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी मिल सकता है इसका रूपांतरण। फेमस यही है, एनसीईआरटी ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, और कहीं कहीं कभी कभी आपको इस तरह की चीज़ें भी मिल सकती हैं। सेम मीन आपको मैट्रिक्स का ही संकेत याद आना चाहिए। क्लियर है मैटर? आयताकार बॉक्स सबसे फेमस है, इंपॉर्टेंट यही रहेगा अपने लिए। कभी कभार कॉलेजों के या आगे की क्लासों में आपको इस तरह के नोटेशंस भी मिल सकते हैं, नोटेशन कोई मायने नहीं रखता। पहला हमने देख लिया अंग्रेजी को खोजा किसने, ये सब चीज़ रिप्रेजेंट अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर से, यानी इसका मतलब ये है, इसको ऐसे लिखोगे ए बराबर कुछ करके, आप समझ गए आप, इस तरह से। तीसरी बात नोट करना, अगर किसी में आपके एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से दे दिए जाएं, एलिमेंट्स या अवयव इसके क्या क्या रहते थे, हमने पढ़ा था इसके एलिमेंट्स में या तो होती थी संख्याएं या होते थे फलन। संख्याएं भी कैसी, मोस्टली आप याद रखो कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, जो आप 11th में पढ़ लोगे रे यार, पढ़ी होगी आपने, और पढ़ लेना 11th की बुक उठा करके। फलन भी सारे चित परिचित है अपने, त्रिकोणमिति के फलन हो सकते हैं, ट्रिगो के हो सकते हैं, या अदरवाइज अलजेब्रा में कोई हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें।
एलिमेंट्स में अगर गलती से आपको एलिमेंट्स इस तरह से दे दे ABCD इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो याद रखना इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, सारे स्मॉल लेटर में, गलती नहीं करनी है। एग्जाम्पल बता देता हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या था कि जो ये एलिमेंट्स होंगे फिर आप ऐसे लिखोगे, ये नहीं कि यहाँ भी आपने कुछ नहीं तो कैपिटल लेटर्स लिखना स्टार्ट कर दिया, ये चीज़ होनी चाहिए थी आपके। फिर आव्यू के अंदर हमने मोस्टली एक चीज़ और सीखनी थी कि भाई आपने बता दिया आव्यू क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, संकेत बता दिए। फिर एलिमेंट्स इसमें आते हैं, वो संख्या या फलन आती है, अदरवाइज ABCD ऐसे दे दे तो स्मॉल लेटर में लिखना है, ये काम भी हो जाता है। पर इसमें सबसे बड़ी बात, जो एलिमेंट्स हैं उसको आपको अवयवों को, जिसका नाम प्रविष्टि भी दिया गया है, इसको भी पढ़ लेना, प्रविष्टि दिया गया है, इसको आपको कैसे लिखना होता है, या तो आपको लिखना है रो वाइज, और वो कैसे होने चाहिए, कॉलम वाइज। सुन लो, रो को R बोलते हैं, कॉलम को C बोलते हैं, तो ये जो अवयव होंगे, प्रविष्टियाँ होंगी, इनको रो या कॉलम वाइज आपको लिखने होते हैं। और मोस्टली मैं बता दूं कि रो आपका X एक्सिस को डिनोट करता है, ये आपके Y एक्सिस को डिनोट करता है, इसलिए किसी भी मैट्रिक्स के एंड में जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो देखो आपको करना क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें आपको देखो इसके अंदर ये पहली रो हुई, ये आपकी दूसरी रो हुई, और इस तरह से नीचे से जाओगे तो आप, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट, और ये वाला कॉलम सेकंड हुआ। तो आपको एक काम और करना होता है, मैं बता दूं, इस मैट्रिक्स में ये जो आप लिख रहे हो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तरीके से, तो इसमें आपको नीचे यहाँ पे क्या करना होता है, पहले पंक्ति संख्या पंक्ति 2 है, फिर कॉलम संख्या कॉलम 2 है, इस तरह से करना होता है। ये शुरू वाला आपकी पंक्ति को बताएगा और बाद वाला आप में स्तंभ संख्याओं को बताएगा कि भाई अपनी जो ये मैट्रिक्स है उसमें पंक्ति और स्तंभ कितने हैं। यहाँ तक कि आप मेरी बात समझ गए होंगे किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बेसिक से उठाया, जीरो लेवल से उठाया, कोई इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्लास लंबी जरूर होंगी, लेंथी होंगी, बट एक बात क्लियर है कि NCERT का एक एक चप्पा इसमें कवर होगा, तो आप में इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इतनी मेरी बातें समझ गए होंगे और इसके लिखने के पैटर्न को भी समझ गए होंगे। सवाल ये उठता है ये चीज़ क्या है इसके बारे में, तो इसके लिए अपन इंतज़ार कर ही रहे हैं कि अगली स्लाइड के अंदर अपन इसको देखेंगे। देखो तो अगली स्लाइड पे NCERT क्या कहती है। आव्यू की कोटि, पिछली स्लाइड पे आप देखो मैंने आपसे कहा पंक्ति, क्षैतिज, स्तंभ, Y, X पहले आता है, Y बाद में आता है। अगर बताओ इसी रिप्रेजेंटेशन में 2 कदम आगे और बढ़ जाऊं, मैं बोल दूं पंक्ति M से व्यक्त करूंगा, स्तंभ N से व्यक्त करूंगा, तो सही बात है M पहले आता है तो पंक्ति के हिसाब से नाम में M भी पहले ही आना चाहिए, और स्तंभ N है तो N बाद में ही आना चाहिए। तो इसको बोल देंगे हम क्या, M और N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, कई जगह आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कहीं पे I और J, तो आप समझ लेना अब I कौन है, आपकी पंक्ति है, और J कौन है, आपका स्तंभ है। गलती से आपसे कोई मजाक कर दे और ऐसे दे दे, ये लो बेटा मैट्रिक्स ऐसी बना दे, ये कोई एलिमेंट है I और J, तो समझ जाओ ये वाला भाई अपना किसको, पंक्ति को, और ये वाला भाई अपना किसको, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। I पहले आता है, J बाद में आता है, X पहले आता है, Y आता है ना, ऐसे याद रखना। अगर गलती से आपको कोई यूं दे दे P और Q, तो समझो आप P का रिप्रेजेंटेशन पंक्ति को होगा, यानी ये R को व्यक्त करेगी, और Q का रिप्रेजेंटेशन कॉलम को होगा। तो बातें खत्म, अगली स्लाइड पे एंटर। NCERT के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यू की कोटि, भाई इससे संभल के रहना। आव्यू में मोस्टली क्या चीज होती है, आयताकार बॉक्स, डब्बा, डब्बे के अंदर नंबर, नंबर में भी महत्वपूर्ण बात, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की तरह हो तो रो होती हैं, और वर्टिकल पिलर की तरह हो तो कॉलम होते हैं। अब आप इस बात को समझो जरा कि भाई फिर ऑर्डर कैसे बनेगा, बस ये पैटर्न से ही तो बनेगा इसका ऑर्डर। जैसे कि सुन लो क्या कह रहा है, ये देखो M पंक्तियों को शुक्र मनाओ कोई आव्यू आपको इस तरह से दिया जाए बॉक्स बना के,
यहां आप लिखते हो पंक्ति, तो m पंक्तियों को और n किसको व्यक्त करेगा? देखो स्तंभों को, कि भाई m का मतलब है इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां होंगी, है ना। यानी एक तरह से कह सकता हूं यहां पे m का मतलब, यहां लिख देता हूं नीचे ही, ये लो, पंक्ति संख्या कितनी पंक्ति है, स्तंभ संख्या कितने स्तंभ है। तो देखो किसी आव्यूह को m क्रॉस n उसके कोटि से व्यक्त किया जाएगा, यानी 2.5 टप्पे में आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है। m क्रॉस n पैटर्न पे लिखोगे, m का मतलब पंक्ति संख्या, n का मतलब स्तंभ संख्या। ये देखो पंक्ति जितनी हो वो और स्तंभ वो इतना। अगर आप भाई फर्स्ट क्लास ऐसे लिख के आते हो तो ये इसकी ऑर्डर को शो कर देगा। इस बात को हम नोट कर लेते हैं। तो आप समझ गए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है। m क्रॉस n लिखना ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। देखो, और उस आव्यूह को, यानी ये जो आव्यूह है इसको अपन क्या बोल देंगे, m क्रॉस n कोटि वाली आव्यूह। m क्रॉस n कोटि वाली आव्यूह। अब देखो ऊपर जो एग्जाम्पल्स दिए गए थे अपन को, या फिर मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लिख देता हूं। देखो जरा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल ये बना दिया। देखो B मैट्रिक्स है 1 2 3 8 -3 √4। आप इसके अंदर वही पंक्ति पहचानो, ये पंक्ति कितनी, 2, पहले वो। स्तंभ कितने हैं, देखो खड़ी लाइनें कितनी है, 3। तो भाई 2 क्रॉस 3 ऑर्डर वाली कौन होगी, आपकी बी आव्यूह होगी। समझ गए आप मेरे एग्जाम्पल का कहने का मतलब। अगर मेरे से कोई यूं कह दे कि बेटा 3 क्रॉस 1 वाली आव्यूह का उदाहरण दो, तो मुझे कलाकारी आनी चाहिए। नाम दे दिया मैंने, ए रिप्रेजेंट करे कैपिटल से, आयताकार बॉक्स बनाया। यहां सुनो पंक्तियां कितनी बनानी है मुझे, 3, और स्तंभ कितना बनाना है, 1। तो देखो मैं ऐसे बखूबी इसको बना सकता हूं, कैसे, यहां लिख दिया ए, पंक्ति हो गई, बी सी, एक ही कॉलम है देख लो। और पंक्तियों में कितने दिख रहे हैं डिजिट्स आपको, ये सॉरी संख्याएं, ये आपकी हो जाती हैं 3। समझ गए आप, मोटी होता स्टोरी समझे, पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। अच्छा, इसमें और भी आगे बोले गए हैं, पिछले एग्जाम्पल्स को बोले गए हैं। तो अब एक चीज और क्लियर कर देता हूं। माना कि मैंने कोई एग्जाम्पल ऐसा लिया, ध्यान से देखिएगा, √2 √3 4 1 7 2, पंक्ति गिनी कितनी थी, 2। यहां लिख देंगे। ऑर्डर तो लिखना पड़ेगा ना, हर मैट्रिक्स पे ऑर्डर लिखना सीखें, ऑर्डर लिखना जरूरी है। और बताओ स्तंभ कितने हैं, ये खड़े कॉलम्स गिन लो रे, कितने हैं ये, 3। एक कमाल की चीज आपको मिल सकती है, जैसा कि लाइनें कह रही हैं। तो हमने इसके अंदर आपको ये भी बताया है कि बेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब में बताया नहीं बताया, एलिमेंट्स देखो, √2 इसका एक एलिमेंट है, √3 इसका एक एलिमेंट है, 4 भी है, 1 भी है, 7 भी है, और अपना 2 भी है। आप इसको गिन लोगे तो एलिमेंट यानी अवयव ए में कितने होंगे, एलिमेंट अवयव ए में कितने होंगे, गिन लो, 1 2 3 4, कितने गोले हैं, 6। और अगर आप ना गिनते, ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया, ना गिनते, तो देखो आपके रो और कॉलम वाले मल्टीप्लाई से पता लग जाता है, यानी m क्रॉस n से पता लग जाता है 2 × 3 कितने अवयव थे, 6। देख लो आप, एग्जाम्पल से पता लग रहा है ना। तो एक नोट हम डाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किससे व्यक्त होगी, m क्रॉस n से। रो और कॉलम को पकड़ो, साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स भी m क्रॉस n से ही शो हो जाता है, यानी अवयवों की संख्या, इसमें आव्यूह में। इस बात पे भी गोला लगा लेना,
आपको पता होना चाहिए। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसका मतलब है आव्यूह में इसकी संख्या, अवयवों की संख्या। देखो जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, मैं कभी इस बात का फेवर नहीं करता, डायरेक्ट क्वेश्चंस मत करो, आसान मैं भी कर सकता हूँ इसको, बट प्रॉब्लम ये है कि हम उसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे, क्वेश्चन कितने भी चेंज हो हम फटाफट फटाफट कर सके। तो बताओ आव्यूह की संख्या को किससे व्यक्त करेंगे? m का मतलब क्या है? पंक्ति संख्या को किससे गुणा कर देना? स्तंभ संख्या से। शॉर्ट में आप ये पढ़ सकते हो, m को मैंने पंक्तियों से रिप्रेजेंट किया है। इस तरह से अपनी ये स्लाइड का अपन ये काम समझ लिए हैं, यहां तक का अपना काम हो चुका है। अब देखिए m क्रॉस n आव्यूह वाले का क्रम विन्यास कैसे चलता है, इसी से समझ लेना आप लोग। देखो आपको एक चीज आती है बीजगणितीय, एक काम कर लेते हैं अपन और छोटा करते हैं स्लाइड। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, बीजगणितीय रूप, आव्यूह का बीजगणितीय रूप। अब भाई इसको ध्यान समझना, उन्होंने कहा है कि इसे कैपिटल लेटर से व्यक्त करो, तो हमने बना दिया कैपिटल ए। आयताकार बॉक्स बनाओ, तो हमने ये भी बना दिया। इसके अंदर मैंने आपको लिखाया था स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए एलिमेंट, तो यहां लगाया ए, स्मॉल ए, और यहां लगा दिया आई, और यहां लगा दिया जे। इसका मतलब समझो आप, ये आई पंक्ति को डिनोट कर रहा है, जे स्तंभ को डिनोट कर रहा है, और बाहर इसकी लगाई जाती है ऑर्डर, ये इसका बीजगणितीय रूप होता है। इसका मतलब है m क्रॉस n ऑर्डर वाला आव्यूह नाम है ए, अवयव m क्रॉस n से डिफाइन करेंगे हम, इस तरह से कर देते हैं इसको। अब आपको खास बात बताऊं, इस पे जाना, नीचे वाली लाइन पे मैंने आपसे कहा कि कम से कम एक पंक्ति और एक स्तंभ तो बनेगा ही बनेगा, मिनिमम तो यही है। तो बता देता हूं मैं कि यहां पे पंक्ति कितनी है? m, और देखो m का मान एक से बड़ा हो या फिर उसके बराबर, कम से कम तो बराबर हो, और या फिर उससे बड़ा हो। पर ये किससे, m का मान किससे, अच्छा सॉरी एक सेकेंड इसको देखना, हम इस लाइन को कैप्चर करना चाह रहे हैं एनसीईआरटी को। देखो मैं डार्क कर देता हूं, ये देखो अंदर कौन है? आई, ये भी पंक्ति को बता रहा है, और ये टोटल पंक्तियां हैं कि इस आव्यूह में m हाईएस्ट मैक्सिमम पंक्तियां हैं। और m में भी जैसे कि मैं बोलूँ, देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, और लास्ट जाकर के कितनी पंक्ति होंगी? लास्ट भी m भी पंक्ति। तो 1 2 3 4 के बाद m तक बीच में कहीं i नाम की पंक्ति आ जाती है, ये इसका मतलब होता है i का। i रिप्रेजेंट करता है इनको, एक तरह से कहते हैं अपन कि भाई यहां आपकी कौन सी पंक्ति चल रही है। अब देखो यहां पे क्या है, j ऐसे रिप्रेजेंट इस तरह से किया गया है, आप इसको भी समझना, इसको आप ऐसे इग्नोर मत करना, मैं बता देता हूं। i और j हैं वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर। आप समझ गए होंगे कौन कौन से, 1 2 से स्टार्ट करना दादा, कहीं 0 से कर दो। नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए, प्राकृत संख्याएं। कमाल की बात देखिए, यहां आई है, वो आई के लिए एक लिमिटेशन लगाई गई है, कैसी कि आई 1 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, यकीन मानो ये m से कम ही होगी या फिर उसके बराबर रह सकती है। पहली लिमिटेशन आपके पास ये लगा दी गई है। और जो j होते हैं उस पे भी लिमिटेशन है कि j का मान 1 से बड़ा, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये n के बराबर या उससे कम ही होगा। और इसको कैसे ओपन किया गया है, ये देखो आप, ये है पंक्ति पहली, तो देखो सब जगह आपको पहले 1 1 1 नज़र आ रहा होगा, A 1 1 पहली पंक्ति, और देखो कॉलम में भी 1 आ रहा है पीछे की तरफ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ ऐसे रिप्रेजेंट करा है, 1 1 1 2 1 3
फिर कहीं बीच में कौन आया, 1j, जेवा कॉलम आएगा, और फिर लास्ट में 1n वे कॉलम से ज़्यादा ये नहीं होंगे। ऐसे ही देखो दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, डॉट डॉट करके कौन सी पंक्ति, एमवी पंक्ति। तो आपको स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनाई गई है, A11 फिर कहीं A21 और ऐसे करते करते AMV पंक्ति लास्ट हो जाती है अपने पास, और इससे पहले बीच में आप एक पंक्ति और लगा सकते हो AI1। तो आप समझो इसका मतलब है 1 से m के बीच में I आता है, ये पंक्ति का ही है। और इसी तरह से अगर अपन आगे बढ़ते जाएं तो देखो एक एलिमेंट कैसा आता है, A1j, जेवा स्तंभ भी इसके अंदर आएगा। तो देखो रीराइट्स किए गए हैं इसके अंदर, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और एंड सबको पता है n तक ही जाएगा। अब ऐसे ही देखो यहाँ चलते चलते MV पंक्ति में आपका जेवा स्तंभ भी आएगा, और एंड होता होता लास्ट एलिमेंट MN रहेगा, MV पंक्ति और Nवा स्तंभ। तो इसलिए इसके ऑर्डर को M क्रॉस N लिखा गया है। ऐसे वैसे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको ये थोड़ा सा परेशान कर रही है, NCERT को पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए मैंने भी लिया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये काम की बात जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं, हम लोगों ने 11वीं में खूब पढ़ा है समतल। समतल में ये जैसे कि प्लेन है, बोर्ड है, ये समतल ही है, इस पे लगाते हैं बिंदु, और बिंदु वर्ड से याद आते होंगे आपको निर्देशांक, इस बिंदु की स्थिति को बताने वाले। और निर्देशांक होते थे एक्स वाई 2D में। अब एक आव्यूह के स्तंभ और पंक्ति को भी देखो जरा, मैंने अभी अभी समझाया कि मैं इसको पंक्ति से और इसको बोलता हूं स्तंभ से। बोलते नहीं बोलते, आव्यूह में भी तो होते हैं, इनको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें, आव्यूह में। वो वैसे निर्देशांक है, पर आव्यूह में हम पंक्ति को x और स्तंभ को y ऐसे प्रेजेंट करते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको, अगर मुझे आव्यूह के रूप में निर्देशांक को बताना पड़ा, अगर आव्यूह के रूप में निर्देशांक को रिप्रेजेंट करना पड़े, तो याद रखना हमेशा एक्स वाई ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। समझ रहा मेरी बात को, एक्स ऊपर वाई ऐसे। पॉइंट अपने पास दो ही चीज है ना, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है बुक वाले ने, ध्यान से देखना। अगर आपके पास कोई बिंदु P01 है और आपको P का आव्यूह निरूपण करना है, तो ध्यान देना बेटा, P और आप कैपिटल से, कैसे, मैट्रिक्स का उसूल, कैपिटल से P बराबर, इस तरह से मैट्रिक्स बनाना, x कोऑर्डिनेट पहले और y बाद में होना चाहिए नीचे। इस तरह से आप बनाओगे। अब कोई यूं कहेगा सर या तो उसे मैं कॉलम वाई रिप्रेजेंट कर दूं, दो ही तो लोग हैं मेरे पास, और या फिर अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो इसको आप हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करोगे, फिर आप इसे 0-1 द्वारा लिखोगे। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। और सब्स्टिट्यूट में एग्जांपल दिया गया है, आप इसी में समझ लें। बंद रेखिक आकृति के शीर्षों को आव्यूह के रूप में, देखो चतुर्भुज ABCD के शीर्ष दिए हैं 1 0 3 2 1 3 -1 2, और मुझे इससे क्या बनानी है, ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्या बनाना है मुझे, आव्यूह। तो देखो पहला केस तो ये बनाया है, कैसे कि बेटा या तो सारे पॉइंट्स को आपने कैसे लिख दिया, देखो यहां बता देता हूं, सारे पॉइंट्स को यहां कैसे लिखा गया है, इधर हटा दो, स्लाइड में दिक्कत आएगी बाद में, इधर देखो, इधर ही देखो इसे। या तो हमने कैसे रिप्रेजेंट कर लिया है भाई इसे, x बराबर A पॉइंट BCD, देखो आप जरा, A के कोऑर्डिनेट क्या थे, 1 0 ऐसे रिप्रेजेंट करा है, 3 2 1 3 -1 2, ये भी अपने आप में एक अच्छा टाइप है जो ज़्यादातर इग्नोर करते हैं इसको, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर जाएंगे। और NCERT के चप्पे चप्पे को पढ़ना जरूरी है, हर बार एक नई लाइन सीखने को इसके अंदर से मिलती है। ऐसे अब भाई अपन ने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, तो गिनो अपनी पंक्तियां कितनी हैं, हॉरिजॉन्टल देखो आप 2, और स्तंभ कितने हैं 4, तो ये भी रिप्रेजेंट किया है। बताओ बेटा इसमें एलिमेंट कितने होंगे, खुद ही बता दो। एलिमेंट हो जाएंगे अपने पास 8, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 8।
ऐसे ही इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बार मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन करा है, 36 रूप में लिख दिए निर्देशांकों को। और देखो एनसीईआरटी ने क्या करा, एक और एग्जाम्पल दिया है वाई, और इसमें इसने अपने जो भी बिंदु हैं उनको कैसे कराया है, वर्टिकली, स्तंभाकार। इस तरह से बनाया है इन्होंने, स्तंभ की तरह। देखो ऐसे लिख दिए। अगर यूँ देखोगे तो इस तरह से आपको ये दिखेंगी रोज। तो देख लो आप जरा, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब स्तंभ में देखो कौन कौन थे, ए के कोऑर्डिनेट थे 1 0, 3 2, 1 3, -1 2। अब कॉलम वाई देखेंगे तो C1 और C2। तो अपने क्या बन जाएंगे, इसमें रोज हैं कितनी, 4, और कॉलम है 2। तो बताओ 4 × 2, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए इसमें, 8। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि मैंने जो इसमें रिप्रेजेंटेशन बताया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। इसमें टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 8। लास्ट एंड फाइनल स्लाइड इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये रहने वाला है कि मैंने जो अभी तक आपको कराया है, इसको आप बार बार वीडियोस को देखें, समझे। एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, तो आपको अदरवाइज कोई, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो या फिर आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हो, तो आप ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी की बुक को अपने माध्यम बनाइए, अपने उसके अंदर से लिखिए, नोट्स उसके बाहर से नहीं होंगे। इस वीडियो को देखो और एनसीईआरटी की बुक को आगे रखो, वहाँ से आप रीडिंग लगाते हुए अपने बोर्ड एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर सकते हो। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, दूर बैठा आपसे बस एक काम कर सकता हूँ आपके लिए, फुल ऑन चप्पा चप्पा एनसीईआरटी का इधर आपके सामने डिस्क्राइब करूँगा, लेके आऊँगा। और ये जो पीपीटी या नोट्स हैं या पीडीएफ्स हैं, तो वो भी क्लासरूम जो मैंने बनाया हुआ है इसी में अपलोड है। आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, रिक्वायर्ड रहता है तो आपको पर्सनली ये सारे प्रोवाइड भी करा दिए जाएंगे। और मैंने कहा दूरस्थ शिक्षा का एक माध्यम, तो अभ्यास पॉइंट की तरफ से आपको फ्री क्लासेस यहाँ पे अभी जो आपकी जो चल रही हैं, इसके अंदर यही है कि यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, ताकि एक साथ होकर के हम इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे सेकंड क्लास में। आप सभी का मनोबल बढ़ता रहे और हमारा आप बढ़ाते रहो, साथ जुड़े रहेंगे, साथ मेहनत करेंगे, डट के लड़ेंगे, आरबीएससी की संपूर्ण तैयारी करेंगे। 12th बोर्ड का जो आगाज़ हमने कहा था उसी पैटर्न पे चलेंगे। कुछ एक दिन आपकी थोड़ी सी क्लास रेगुलर नहीं भी रह सकती है, कुछ एक रीज़न है, फिर अपन अपनी क्लासों को कंटिन्यू भी करेंगे। अभी थोड़ी पॉसिबिलिटी 1-2 दिन थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है टाइमिंग की, फिर अपन मिलते रहेंगे लगातार। जय हिंद, जय भारत।